नमस्कार फ्रेंड्स, एक कहानी बाय प्रीति आर्य चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मृदुला सिन्हा जी की कहानी बेनाम रिश्ता सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी बेनाम रिश्ता। चित्रा जी निमंत्रण पत्र के साथ हाथ में लिए मनोहार पत्र के हर अक्षर को अपनी नज़रों से आंकती उनमें अंतर्निहित भावों को सहलाने लगी। कई बार सोचा पत्र पढ़ें, सोचा विवाह में इकट्ठे लोग पूछेंगे मैं कौन हूँ, क्या रिश्ता है शालिग्राम जी से मेरा, क्या जवाब दूंगी मैं, क्या जवाब देंगे शालिग्राम जी। दोनों के बीच बने संबंध को मैंने कभी मानस पर उतारा भी नहीं। नाम देना तो दूर, मैंने तो उनसे बात भी नहीं की थी। बार बार फटकाने के बाद भी वो अनजान, अबोल और बेनाम रिश्ता चित्रा जी को जाना पहचाना और बेहद आत्मीय लगने लगा था। कभी कभी उसके बड़े भोलेपन से भयभीत अवश्य हो जाती थी और तब उस रिश्ते के नामकरण के लिए मानो अपने शब्द भंडार में इकट्ठे हजारों शब्दों को खंगाल जाती। नहीं मिला था नाम, और जब नाम ही नहीं मिला तो पुकारे कैसे। इसलिए सच तो यही था कि उन्होंने कभी उस रिश्ते को आवाज़ नहीं दी। रिश्ते के जन्म और अपनी ज़िंदगी के रुक जाने के समय भी नहीं, ज़िंदगी के पुनः चालित होकर उसकी भाग दौड़ में भी नहीं। शालिग्राम जी को कभी स्मरण नहीं किया। शालिग्राम जी ने ही बेनाम रिश्ते को याद रखने की पहल की थी। बहुत सोच विचार करने के बाद चित्रा जी ने भोपाल जाना तय कर लिया। बहुत दूर जाना था, बस और फिर ट्रेन की यात्रा, वो भी गर्मी में। शालिग्राम जी ने दूरभाष पर ही विश्वास दिलाया था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहमानों को ठहरने की व्यवस्था करते समय भी हमने मौसम का ध्यान रखा है। मैं समझता हूँ हमारे मेहमानों को कोई कष्ट नहीं होगा, और आप तो ख़ास मेहमान हैं। चित्रा जी कुछ नहीं बोली। उन्होंने जब जाने का निश्चय ही कर लिया था तो कष्ट और आराम का क्या। शिमला बस स्टैंड पर वॉल्वो बस में बैठ गई थी। मोबाइल की घंटी बजी। शालिग्राम जी का फ़ोन था। उन्होंने कहा, आपकी बस के दिल्ली बस अड्डे पर रुकते ही हमारा एक आदमी मिलेगा। उसका नाम राकेश है। उसके पास आपकी रेल टिकट होगी। चित्रा जी ने कुछ नहीं कहा, इतना भी नहीं कि मैंने टिकट ले रखी है, और वैसा ही हुआ। उनकी बस रुकते ही एक व्यक्ति अंदर घुसा। उसकी खोजी नज़र ने चित्रा जी को पहचान लिया। उनकी अटैची नीचे उतार कर बोला, यदि आपके पास कोई टिकट है तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे कैंसिल करवा दूँ। एसी द्वितीय श्रेणी की ये टिकट रख लीजिए। ट्रेन शाम को निजामुद्दीन स्टेशन से जाती है, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। चित्रा जी ने उस व्यक्ति को स्लीपर क्लास की टिकट निकाल कर दे दी। वे 3 व्हीलर में बैठकर गोल मार्केट स्थित अपनी सहेली के क्वार्टर में चली गई। शाम को सब कुछ वैसे ही घटा जैसा राकेश ने बताया था। सुबह सुबह गाड़ी के भोपाल जंक्शन पर रुकते ही एक नौजवान उनकी सीट तक आ गया। उनके पैर छूकर बोला, मैं दीपक हूँ, मेरे पिता का नाम शालिग्राम कश्यप है। चित्रा जी ने खुश रहने का आशीष दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी। रोड पर भीड़ के कारण कभी कभी उसका हॉर्न बजता। अंदर पूरी शांति बनी रही। कोई कुछ नहीं बोला। चित्रा जी उस नौजवान से बातें करना चाहती थी, पर शुरुआत कैसे करें। उस घर की चौहद्दी, आबादी, संस्कार और स्थितियाँ कुछ भी तो नहीं जानती थी। भोपाल शहर के बारे में पूछने ही जा रही थी कि दीपक बोल पड़ा, मैं आपको आंटी कहूँ? तो आंटी, बारात आज शाम को आ रही है, लोकल बारात है, इसलिए समय से ही आ जाएगी। मैंने सुना कि आप कल लौट रही हैं, आपके पास समय बहुत कम है। पिताजी ने कहा है कि आप भोपाल शहर पहली बार आ रही हैं, इसलिए भोपाल भी तो देखना चाहेंगी। बड़ा सुंदर शहर है हमारा, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आपको मेरा मौसेरा भाई घुमाने ले जाएगा। ठीक है, इतना ही बोल पाई चित्रा जी। मन तो उस व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करने को बन आया था। उनकी इतनी चिंता करने वाले नौजवान को शाबाशी भी दी जा सकती थी, पर वे कुछ नहीं बोली। दीपक बोला, मेरे पिताजी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं आप साक्षात देवी की अवतार हैं, पर पता नहीं क्यों ना आप कभी पहले भोपाल आई, ना हमें शिमला बुलाया। कुछ देर पहले ही आपके बारे में बताया, आपसे मिलने की चाहत पर ना पाई, इसलिए कई काम छोड़कर स्वयं स्टेशन आ गया। चित्रा जी कुछ बोलने के लिए जुहा पर शब्द सजाने ही लगी थी कि ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया था। गाड़ी किसी गेस्ट हाउस के सामने रुकी। गाड़ी से उनका सामान निकालकर दीपक आगे बढ़ा, वे पीछे पीछे। उन्हें अंदर तक पहुंचाकर बोला, आंटी आप यहाँ नहा धो लें, नाश्ता घर पर ही करना है, फिर आप भोपाल दर्शन के लिए निकलेंगी। दोपहर का भोजन भी घर पर ही है। भोजन के बाद फिर आप यहाँ आराम करिएगा, शाम को तो शादी ही है।
चित्रा जी कुछ नहीं बोली। दीपक के कमरे से निकलने पर अवश्य उसके पीछे गई। आंखों की पहुंच से उसकी काया ओझल हो जाने पर पीछे लौटकर कमरे की सिटकनी बंद कर बिस्तर पर बैठ गई। सोचने लगी, दीपक कितना लायक लड़का है। 19-20 वर्ष का होगा, इतना जिम्मेदार और पितृभक्त। समाज नाहक परेशान है कि युवा पीढ़ी बिगड़ गई है। मेरे साथ कुछ देर गुजरकर इस युवा ने मेरे मन में जगह बना ली है, पर श्रेय तो इसके पिता को ही जाता है, शालिग्राम जी को। उनका ध्यान आते ही चित्रा जी उठ बैठी, अपने ध्यान बटाने के लिए तैयार होने लगी। चित्रा जी के नहा धोकर तैयार होते ही नरेश आ गया था। उन्हें नाश्ते के लिए ले जाते हुए पूछा, आप दीपक की बुआ जी हैं? उसकी 2 बुआओं से तो मिल चुका हूँ, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। दीपक का मैं मित्र हूँ। शालिग्राम जी शीघ्रता से गेट पर पहुंचे। उन्होंने चित्रा जी का अभिवादन किया। नरेश ने कहा, घुमा लाया आंटी को भोपाल। इन्हें तीनों ताल अच्छे लगे। नरेश इतना नहीं कहता तो शायद चित्रा जी सामने खड़े व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाती। कुछ दरक गया था चित्रा जी के अंदर। उन्होंने अपने को संभाला। हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए चेहरे पर भी मुस्कान थी। नाश्ते का इंतजाम फ्लैट के बाहर वाले हिस्से में ही किया गया था। कुछ लोग नाश्ता समाप्त कर चुके थे, कुछ का जारी था, कुछ आने वाले थे। शालिग्राम जी को चित्रा को नाश्ते के लिए लेकर स्थान पर पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, पर वहां उपस्थित नाश्ता कर रहे मेहमानों के प्लेट में पड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में मारो एक विशेष व्यंजन आ गया। ये कौन है? प्रश्न पसरा। इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। स्वाद लेने लगे लोग। आपस में प्रश्नों का आदान प्रदान हो रहा था, उत्तर किसी के पास नहीं था। शालिग्राम जी की पत्नी माला भी आ गई। रिश्तेदारों से नाश्ते का स्वाद पूछती, कुछ और लेने का आग्रह करती आगे बढ़ रही थी। किसी ने पूछ लिया, वे कौन है? कोटा की साड़ी में वे सुंदर सी महिला ने इधर उधर आंखें दौड़ाई। दूसरी ने स्वर दाबकर ही कहा, वही जो शालिग्राम जी के साथ हैं। उन्हें शालिग्राम जी ने स्वयं अपने हाथों से प्लेट लगा कर दी है, देखिए। ठीक ही तो कहा था सबने। माला ने भी यही देखा। चाय का प्याला लिए खड़े थे शालिग्राम जी। सौम्य आकृति, लगभग उसकी ही हमउम्र, बड़े सलीके से नाश्ता कर रही। ये महिला कौन है? शालिग्राम जी ने तो पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। आमंत्रण भेजने वाली सूची भी माला ने पढ़ी थी, किसी अनजान महिला का नाम नहीं था। फिर कौन है ये? प्रश्न तो अनेक थे, पर वो अवसर नहीं था पति से प्रश्न पूछने का, जबकि अधिकांश मेहमानों के बीच यही प्रश्न बॉल की भांति दिन भर उछलता उसकी पाली में भी आता रहा। रीति रिवाज और रस्म अदायगी में सब एक दूसरे से पूछते रहे। दोपहर के लंच के समय भी चित्रा जी आ गई थी। शालिग्राम जी की एक साली उनके पास गई और पूछा, आप कहाँ से आई हैं? दूसरा प्रश्न पूछने ही वाली थी, आप मेरे जीजा जी को कैसे जानती हैं? इस बीच स्वयं जीजा जी उपस्थित हो गए थे। उन्होंने अपनी साली को किसी और विशेष मेहमान की खातिरदारी में लगा दिया था। गेस्ट हाउस में आराम करते हुए चित्रा जी का मन कई बसलों में उलझ गया था। बहुत दिनों बाद 25 वर्ष पूर्व घटी घटना का संपूर्ण दृश्य आंखों के सामने रूढ़ हो गया। शिमला से गाड़ी में पति पत्नी और दोनों बच्चों का कुल्लू मनाली के लिए प्रस्थान। थोड़ी दूर पर जाते ही गाड़ी का खड्डे में गिरना, पति के सिर में चोट आना, उनका होश में नहीं लौटना, डॉक्टर से बातचीत, बेहाल बेहोश चित्रा जी के सामने डॉक्टर की एक मांग पर शीघ्रता से विचार करने का आग्रह। अकेली खड़ी चित्रा जी, 2 नन्हे बच्चे माँ से चिपके। अपना पराया कोई साथ न था। निर्णय लेना ही था चित्रा जी को। सब कुछ चला गया था, जो बचा था उसकी मांग थी। चित्रा जी ने वो वस्तु देना स्वीकार कर लिया जो उनकी थी। डॉक्टर का सुझाव, और फिर मृत्यु के करीब गया व्यक्ति जीवित हो गया। स्मृतियों में जीवित था सब दृश्य, कभी कभी जीवंत हो जाता, पर चित्रा जी ने दृढ़ निश्चय कर उन यादों को नज़र के सामने से हटा दिया था। शुभ शुभ का अवसर था, जो बीत गई वो बात गई। कविता वे क्लास में पढ़ाती आई हैं। जिस लड़की का विवाह है उसके लिए शुभ सोचना है। अवसर और समय की भी वही मांग थी। बारात दरवाजे लगी थी। स्वागत में खड़े स्त्री पुरुष तिरछी नज़रों से चित्रा जी की ओर अवश्य देखते रहे। प्रश्न वही, कौन है ये? क्या रिश्ता है शालिग्राम जी से? शालिग्राम जी ने द्वार पर रही अपने समधी से चित्रा जी का परिचय कराया था। उनकी 2 सालियाँ अपने पतियों के साथ वहीं खड़ी थीं। उनका परिचय नहीं करवाया, और ये खबर उस भीड़ भरे स्थल पर आसानी से यात्रा कर गई, सबको मिलाई। बाराती और घराती के भोजन उपरांत विवाह के रस्म पूरे किए जाने लगे। शालिग्राम जी को पंडित जी द्वारा मंडप पर कन्यादान के लिए बुलाया गया।
मंडप पर बैठने से पूर्व उन्होंने चारों ओर निगाहें घुमाई। उनकी दृष्टि के सन्मुख वो चेहरा नहीं आया जिसकी उन्हें खोज थी। उनके आसपास मंडप पर बैठी उनकी बहनों और सालियों ने भांप लिया। 2-3 एक साथ बोल पड़ी, वहाँ है आपकी मेहमान। देखा माला ने भी, मानो खींच कर बोलिए, बैठ जाइए, मनचित्र लगाकर कन्यादान करिए, इसी काम के लिए मेहमानों सारा इंतजाम है, बैठिए। शालिग्राम जी ने ऊंची आवाज़ में कहा, चित्रा जी आप इधर आइए, मंडप पर बैठिए, मेरी बेटी को आपका विशेष आशीर्वाद चाहिए। चित्रा जी अंदर से हिल गईं, ऊपर से उपस्थित जनों की निगाहों के तीरों से बिंद गईं। वे परेशान तो थी ही, अपने स्थान पर खड़ी होकर बोली, आप लोग शुभ कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, बेटी का कन्यादान करिए, मुझे यहीं बैठना है। मैं विधवा हूँ, मेरा सुहाग नहीं है। समाज ऐसी महिला को, किसी सौभाग्यकांक्षिणी को सुहाग देने की मनाही करता है। मैं दिल से आपकी बेटी का शुभ चाहती हूँ, इसीलिए दूर बैठी हूँ। आप अपना पुनीत कार्य पूरा करें, मेरी चिंता छोड़ दें। वे बैठ गई। नहीं मानता ऐसे समाज के विधान को। मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए आपसे बढ़कर कोई शुभ नहीं हो सकता। आपकी कृपा के बिना तो ना मैं होता ना मेरी बेटी। आइए, आप मेरी प्रार्थना मानकर मेरी बेटी का कन्यादान करिए। फिर तो पंडित जी भी परेशान हो गए। बोले, शालिग्राम जी आपकी मेहमान महिला ठीक कह रही हैं, आप कन्यादान करिए, आपकी पत्नी को साथ बिठाइए। मंडप पर बैठी सभी महिलाएं सुहागिन ही हैं। शालिग्राम जी बिफर उठे, आप सब आज सुबह से ही चित्रा जी का परिचय जानने के लिए परेशान हैं। सबके बीच तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। कार्य व्यस्तता में भी मैं आपके प्रश्नों के वाणों से बिंदता रहा। जब तक मैं उनका परिचय न दे दूं, आप सबों का ध्यान भी विवाह के रस्मों रिवाजों पर केंद्रित नहीं होगा। तो सुनिए। और जो कुछ शालिग्राम जी ने सुनाया सुनकर वहां बैठे उपस्थित लोगों के प्रश्न तो चुके ही, वे सब चित्रा जी के प्रति नतमस्तक हो आए। वे अवाक रह गए। 25 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में चित्रा जी के पति घायल हो गए। उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। जिस अस्पताल में उन्हें लाया गया, उसी के एक कमरे में मैं ऑपरेशन बेड पर लेटा था। मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था। चिकित्सकों ने निर्णय लिया था, किसी का धड़कता दिल मिलने पर प्रत्यारोपण हो सकता है। आँख दान, किडनी दान जैसे अंगदान की बात तो सुनी गई थी। देहदान भी होने लगा था, पर हृदय दान तो तभी हो जब वो धड़कता हो, और जब तक दिल धड़कता है आदमी जिंदा है। भला जीवित हृदय का कोई दान क्यों करे? चित्रा जी के पति का दिल धड़क रहा था, मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर शर्मा ने इनसे अनुरोध किया, आपके पति को हम नहीं बचा सकते, पर आपकी सहमति हो तो इनका दिल किसी और के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, वो जिंदा हो सकता है। सुझाव सुनकर चित्रा जी पर क्या बीती मुझे नहीं मालूम, और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, मालूम नहीं। चित्रा जी ने अनुमति दे दी थी। मेरा दिल पिछले 25 वर्षों से धड़क रहा है। ये मेरा नहीं, इनके पति का दिल है। पर पिछले 25 वर्षों में इन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं जताया। इन्होंने तो मुझे तब भी नहीं जाना, न देखा था, मैंने भी नहीं। इन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, पर मैं बहुत बेचैन था। जीवन देने वाली के प्रति आभार भी नहीं प्रकट कर सका। 2 वर्ष पूर्व इनके शहर में गया। डॉक्टर शर्मा मिल गए। मेरा दुर्भाग्य कि इनसे तब भी भेंट नहीं हो सकी। डॉक्टर शर्मा से इनका मोबाइल नंबर मिल गया। फ़ोन पर ही मैंने इन्हें अपना परिचय दिया, मनुहार पत्र भेजा, फिर निमंत्रण। बहुत आग्रह करने पर ये मेरी बेटी के विवाह पर आई हैं। मैंने भी इनको आज सुबह पहली बार ही देखा है। अब आप ही सोचिए पंडित जी, हमारे परिवार में इनसे बढ़कर शुभ और कौन होगा? मेरे विवाह और मेरे बच्चे होने के पीछे भी यही तो है। मैं हूँ तभी तो सब है। कन्यादान की रस्म के समय तो सबकी आंखें भरती हैं। शालिग्राम जी ने तो कन्यादान के पूर्व ही उपस्थित सभी की आंखों में पानी भर दिया था। माला मंडप से उठी, सीधे चित्रा जी के पास पहुंची, पैर छूकर आशीष लिए और हाथ पकड़कर मंडप पर ले आई। महिलाओं ने झुंड ने आंसू पोंछकर गाना प्रारंभ किया। शुभ हो शुभ, आज मंगल का दिन है, शुभ हो शुभ। शुभ बोलूं अम्मा, शुभ बोलूं पापा, शुभ नगरी के लोग सब, शुभ हो शुभ। रिश्ते को नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। अनेक रिश्तों से भरा था प्रांगण। सब पर सबसे ऊंचा हो गया था शालिग्राम जी और चित्रा जी का रिश्ता। बेनाम था तो क्या। आप सबका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मृदुला सिन्हा जी की कहानी बेनाम रिश्ता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।